तपस्या को उर्मिला देवी के पास छोड़कर अभिमन्यु वापस ऊपर गया। सब लोग उसका वहीं इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु के वहां आते ही सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उसने ऊपर आते ही कहा, अब हम अपने प्लान पर काम कर सकते हैं। मैंने तपस्या को माँ के पास छोड़ दिया है, वह उसका पूरा ध्यान रखेंगी। और तुम कौन से प्लान की बात कर रहे हो? हमारा प्लान तभी चौपट हो गया था जब रावी ने शादी से अपने कदम पीछे ले लिए थे। गौरव ने जवाब दिया। सही कहा, अब तो प्रताप सिंह को खून भी मिल चुका है, उसकी उम्र भी बढ़ चुकी है। बेहतर होगा हम इन सब बातों को छोड़कर टप्पू की सुरक्षा पर काम करें। पार्थ भी गौरव की बातों से सहमत था। अभिमन्यु ने उन्नति और हेजल की तरफ देखा। वह दोनों भी तपस्या को देखकर परेशान थी। किसी के भी साथ ना देने पर अभिमन्यु के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने हताश होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही सब देख लूँगा। कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तभी राजकुमारी तपस्या ने कहा, आप लोगों को इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। अगर तपस्या होती तो वह कभी हार नहीं मानती। उनकी बात सुनकर पार्थ बोला, तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? आपने कहा था तपस्या को प्रताप सिंह के सामने आने से रोकना है। हमारे प्लान का बेस ही हिल गया तो आगे हम कैसे काम करें? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपने तो पहले ही हार मान ली। हमें समझ नहीं आता आपने सोच भी कैसे लिया कि आपका सामना किसी ऐसे वैसे इंसान से हो रहा है। सोचिए, एक इंसान जो इतने सालों से जिंदा है और उसके साथ उसकी मरी हुई तीनों रानियां मौजूद हैं, वह कोई ऐरा गैरा तो नहीं हो सकता ना। राजकुमारी तपस्या ने उसे समझाने की कोशिश की। वह जो भी बोल रही थी वह पार्थ उन सबको बताता जा रहा था। अभिमन्यु ने राजकुमारी तपस्या की बात पर सहमति जताते हुए कहा, राजकुमारी तपस्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने दादा साहब को कमज़ोर समझने की भूल कर दी, जबकि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक रास्ता बंद हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तू ठीक कह रहा है, हमारी ही गलती है जो हम हार मानकर बैठ गए। गौरव ने हल्का मुस्कुराकर कहा, सॉरी यार, कुछ देर के लिए भूल गया था। एक आर्मी ऑफिसर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और उसी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं, अभिमन्यु ने कहा। राजकुमारी तपस्या और अभिमन्यु के समझाने पर सब फिर से उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। महेंद्र प्रताप सिंह ऊपर प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों पर नज़र बनाए हुए थे। जैसे ही वह वहां से उस कमरे से दूसरी जगह पर गए, वो तुरंत नीचे आए और उन्होंने राजकुमारी तपस्या को उस बारे में बताया। यह हमारे पास अच्छा अवसर है। जब प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां महल की ऊपरी मंजिल पर मौजूद नहीं हैं, वह लोग भी उसी कमरे में गए हैं। हम उनके पीछे जाकर उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगा सकते हैं, राजकुमारी तपस्या ने पार्थ से कहा। और उसने उन सबको बताया, हाँ, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। अभिमन्यु ने उनकी बात पर सहमति जताई। हम अपना काम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी किसी का होना ज़रूरी है जो यहाँ रहकर हमारी हेल्प कर सके, गौरव बोला। ठीक है, फिर तय रहा। उन्नति और हेजल यहीं रुककर हमारी हेल्प करेंगी। हम उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। पीछे से तुम दोनों बड़े दादा साहब और उनकी तीनों रानियों के आने का इंतज़ार करोगी। पर हाँ, याद से कोई खतरा मोल मत लेना, तुम्हें बस उन पर नज़र रखनी है। अभिमन्यु ने उन्नति और हेजल को उनका काम समझाया। वह नहीं चाहता था कि वह दोनों इस मुसीबत में पड़ें, इसलिए उसने दोनों को वहीं पर छोड़ने का सोचा।
इनका काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु फिर भी अगर मुसीबत आई तो यह दोनों उससे निपट नहीं पाएंगी। इनके साथ हम राजकुमार महेंद्र को छोड़ देते हैं। अगर यह दोनों किसी मुसीबत में आई तो वह इनकी मदद कर पाएंगे, राजकुमारी तपस्या ने कहा। पर यह दोनों तो उन्हें देख नहीं सकती फिर। पार्थ अपनी बात पूरी करता उससे पहले राजकुमारी तपस्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये उन्हें नहीं देख सकती हैं तो क्या हुआ, राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह तो इन्हें देख सकते हैं और इन्हें किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। सबने राजकुमारी तपस्या की बात पर हामी भरी। अभिमन्यु, गौरव और पार्थ राजकुमारी तपस्या के साथ उस जगह पर जा रहे थे तो वहीं हेजल और उन्नति राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के साथ वहां पर रुककर प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु उन तीनों के साथ ऊपरी फ्लोर पर आया। गौरव पहले भी उस जगह पर आ चुका था, इसलिए उसे पता था कि कौन से कमरे में जाना है। ऊपर आते ही उसने लेफ्ट साइड की तरफ बने कमरे की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस वाले रूम में जाना है। क्या तुम्हें अच्छे से याद है? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन हम लोग लेफ्ट साइड वाले कमरे में गए थे, जबकि तुम्हारे बड़े दादा साहब का कमरा शायद राइट साइड की तरफ बना है। गौरव ने राइट साइड की तरफ इशारा किया तो उन सब की नज़र उस कमरे की तरफ चली गई। उस कमरे को देखकर पार्थ ने कहा, हाँ, यह सही बोल रहा है। हम लोग उस दिन इसी कमरे में गए थे। यह प्रताप सिंह का कमरा है, लेकिन देखने में दोनों एक जैसे हैं, अभिमन्यु ने कहा। उनकी बात सुनकर राजकुमारी तपस्या बोली, आप सब किसी भी तरह की उलझन में मत आइएगा। पूरा महल इसी तरह बना है, जहाँ ज़्यादातर कमरे और गलियारे एक जैसे बने हुए हैं। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, क्या पता वह लोग वापस आ जाए, पार्थ ने कहा। सबने उसकी बात पर सहमति जताई और बाईं तरफ बने कमरे में चले गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह एक सामान्य सा दिखने वाला खाली कमरा था। उसे देखकर अभिमन्यु ने एक बार फिर पूछा, क्या सच में यह वही कमरा है? कम ऑन यार, अब कितनी बार पूछोगे? उसके बार बार पूछने पर गौरव झुंझला गया। गौरव ने अभिमन्यु और पार्थ का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया। राजकुमारी तपस्या भी उनके साथ थी। अगले ही पल उस कमरे का फर्श गड्ढे में परिवर्तित हो गया और वह लोग उस गड्ढे के जरिए उसी जगह पर पहुंच गए जहां थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ गए थे। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो चारों हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था, जहां चारों तरफ विशालकाय काले पेड़ थे। यह कौन सी जगह हो सकती है? अभिमन्यु ने इधर उधर देखते हुए हैरानी से कहा। ये वही जगह है। बोलते हुए राजकुमार तपस्या के चेहरे पर उदासी छा गई। इस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं? ये कौन सी जगह है, क्या आप जानती हैं? पार्थ ने हैरानी से पूछा। पार्थ की बातों से अभिमन्यु और गौरव को साफ हो गया कि राजकुमारी तपस्या इस जगह के बारे में जानती हैं। वो दोनों पार्थ की तरफ देखने लगे, क्योंकि पार्थ के जरिए उन्हें राजकुमारी तपस्या की बातों का पता चलता था। ये वही जगह है जहां हमें गाड़ा गया था और बाकी की चंद्रवंशी बहुओं को भी। बोलते हुए तपस्या का ध्यान पेड़ों की तरफ गया। उन्होंने आगे कहा, गलती से भी इन पेड़ों को मत छूना। हर एक कब्र के पास एक पेड़ लगाया है। हर एक कब्र के पास लगा पेड़ उनसे संबंधित है। राजकुमारी तपस्या ने उन्हें सावधान किया। वो तुरंत उन पेड़ों से दूर हट गए। अभिमन्यु उन सभी पेड़ों को गौर से देखने लगा। वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। उन्हें देखकर वह काफ़ी दुखी हो गया। उसने बूझी आवाज़ में कहा, कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए इतनी सारी मासूम लड़कियों की जान ले ली।
हाँ, वह सच में काफ़ी निर्दयी रहे होंगे। शादी के बाद एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर अपने पति के सहारे नए घर में आती है। उसके कुछ सपने होते हैं, अपनी नई ज़िंदगी से जुड़ी कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन इन लोगों ने शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बना दिया। गौरव ने कहा। उसे भी वहाँ लगे पेड़ों को देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब उसे इस जगह की सच्चाई पता नहीं थी। इस बार उसे वह जगह और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। अब तक जो हो चुका उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे तो बदल सकते हैं ना। अब बातें करके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वह करते हैं। पार्थ ने उन्हें वहां आने का कारण याद दिलाया। उसके कहते ही वो सब जज्बातों से बाहर आ चुके थे। हाँ, सही कहा, अनजाने में ही सही, लेकिन हम एक सही जगह पर पहुंच चुके हैं। याद है हमने प्लान बनाया था कि हम इन चंद्रवंशी भवों को मुक्ति दिलाएंगे। यही सही वक्त है, अभिमन्यु ने तुरंत कहा। राजकुमारी तपस्या ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। हाँ, यह ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द इन सभी का अंतिम संस्कार करना होगा। राजकुमारी तपस्या की बात सुनकर पार्थ ने हैरानी से कहा, क्या इन सब का अंतिम संस्कार? वह भी अभी इसी वक्त? यह सब काफ़ी सारी हैं। हमारे पास इन्हें जलाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं, और हम इनकी कब्र कैसे खोदेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, बस जलाने के लिए पर्याप्त सामान मिल जाए, राजकुमारी तपस्या ने कहा। पार्थ ने राजकुमारी तपस्या की सभी बातों को अभिमन्यु और गौरव को बताया। वह सब भी उनकी बातों से सहमत हुए। आपने उस वक्त कहा था कि इनके शरीर को पंचतत्व में विलीन करना जरूरी है। जलाने के बाद हम इन्हें पानी गंगा जल में कैसे बहाएंगे? अभिमन्यु ने पूछा। इस जगह को आग लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़ी राख अपने साथ ले चलेंगे और फिर उसे गंगा जल में बहा देंगे। अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। इन पेड़ों से बचते हुए बाहर की तरफ चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए, राजकुमारी तपस्या ने कहा। पर हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पिछली बार जब हम आए थे तब मुझे अच्छे से याद है कि यह जगह एक तरह की भूल भुलैया है। हम कहीं भी जाते थे तो घूम फिरकर वापस यहीं पहुंच जाते थे, गौरव ने बताया। भूल भुलैया से निकलने का भी एक रास्ता होता है। बोलते हुए राजकुमारी तपस्या ने इधर उधर देखा। चारों तरफ घने पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन पेड़ों के बीच से चंद्रमा की रोशनी छनकर आ रही थी। तभी उसके कानों में जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ आई। लगता है यहाँ आसपास कोई मंदिर है। हमारी आवाज़ का पीछा करते हुए हमारे पीछे आइए पार्थ, राजकुमारी तपस्या ने कहा और बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। उनकी आवाज़ के जरिए पार्थ उन्हें महसूस कर पा रहा था। वह उनके पीछे पीछे आ रहा था, तो वही उनके साथ अभिमन्यु और गौरव भी थे। वह लोग चलते हुए उन पेड़ों से बचते हुए जा रहे थे। जैसे जैसे वह राजकुमारी तपस्या की बताई हुई दिशा में चल रहे थे, वैसे वैसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वह सभी पेड़ खत्म हो गए और वह लोग एक खाली मैदान के आगे थे। वहाँ से कुछ दूरी पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी जगह हो सकती है, पर हमें उस मंदिर में चलकर देखना चाहिए। शायद वहाँ हमें जलाने का सामान, यहाँ तक कि गंगा जल भी मिल सकता है, अभिमन्यु ने कहा। वह बिना उनके जवाब का इंतजार किए उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी राजकुमारी तपस्या ने पार्थ से कहा,
इन्हें बोलिए कि बिना सोचे समझे कहीं मत जाएं। यह जगह पवित्र नहीं है तो यहाँ किसी ईश्वर का मंदिर कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी तपस्या के कहने पर पार्थ ने अभिमन्यु को रुकने को कहा। अभिमन्यु ने रुककर कहा, ठीक है, यह जगह पवित्र नहीं होगी, लेकिन हमें जलाने का सामान तो मिल ही सकता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, परंतु वहाँ खतरा हो सकता है। राजकुमारी तपस्या बोली, ऐसा करते हैं, हम चुप करके चलते हैं ताकि वहाँ मौजूद लोगों की नज़र हम पर ना पड़े। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब इस खतरनाक जगह पर आ ही गए हैं तो फिर बाकी के खतरों से क्या डरना, गौरव ने कहा। राजकुमारी तपस्या ने उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त दे दी। वह सब दबे पांव उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। छुपते छुपाते तीनों उस मंदिर के पास पहुँचे। वह पुराने समय में बनाई जाने वाली घास फूस की झोपड़ी थी। उन्होंने वहाँ एक दरार से अंदर की तरफ झांका तो उनके होश उड़ गए। सामने मौजूद मंदिर कोई आम जगह नहीं थी। वह कालखोर का प्राचीन मंदिर था, जहाँ प्रताप सिंह अपनी तीनों पत्नियों के साथ तपस्या का रक्त अर्पित करके कालखोर की पूजा कर रहे थे। कहानी के बस अब कुछ आखिरी भाग बचे हैं। तब तक आप अपना साथ बनाए रखिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।